हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस ईयर का इंडस्ट्रियल रिलेशन का वीडियो डाला था। आज हम लेबर लॉ के प्रीवियस ईयर के नहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास कब हुआ है? भारत में औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास कब हुआ है? तो आंसर होगा 20वीं शताब्दी। आंसर क्या होगा? 20वीं शताब्दी। औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास 20वीं शताब्दी। नियोजक एवं नियोजित के मध्य हुए संघर्ष के पश्चात कुछ सिद्धांत विकसित हुए। नियोजक एवं नियोजित के मध्य जो सिद्धांत विकसित हुए हैं, तो उसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। तो आंसर अब सुनते हैं। कर्मकारों को एक संस्था बनाने का अधिकार, त्रिपक्षीय समझौता वार्ता, सेवा की शर्तों को और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु सामूहिक सौदेबाजी का कर्मकारों को अधिकार, अहस्तक्षेप से कल्याणकारी राज्य की दिशा में परिवर्तन। तीसरा क्वेश्चन है, श्रमिकों को आत्मविश्वासी बनाने हेतु त्रिपक्षीय श्रम नीति। त्रिपक्षीय श्रम नीति कब लाया गया था? तो आंसर होगा इसका बी, 1957। त्रिपक्षीय श्रम नीति कब लाया गया था? 1957। भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री कौन थे? जब त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया उस समय हमारे देश के श्रम मंत्री कौन थे? तो श्री वी गिरी। कौन थे? श्री वी गिरी। त्रिपक्षीय श्रम नीति के समय जो हमारे श्रम मंत्री थे वो थे श्री वी गिरी। त्रिपक्षीय श्रम नीति ने बल दिया, त्रिपक्षीय श्रम नीति ने बल दिया उपयुक्त सभी पे। त्रिपक्षीय श्रम नीति ने बल दिया उपयुक्त सभी पे। तो अब क्या कौन कौन सा है? तो कर्मकारों को प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए, कर्मकारों की शिक्षा के लिए, कर्मकार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए। त्रिपक्षीय श्रम नीति ने किस किस पर बल दिया? कर्मकारों को प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए, कर्मकारों की शिक्षा के लिए और कर्मकार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए। उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया था। उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को कब स्वीकारा गया था? तो 16वें श्रम सम्मेलन 1958, 16वें श्रम सम्मेलन 1958 में उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया था। बोनस भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम संसद में पारित किया गया 1965 में। बोनस भुगतान अधिनियम संसद में पारित किया गया 1965 में। उद्योग के अनुशासन संहिता में व्यवस्था की गई, उद्योग के अनुशासन संहिता में व्यवस्था की गई तो बगैर सूचना दिए हड़ताल या तालाबंदी न करे। बगैर सूचना दिए अगर कोई हड़ताल या तालाबंदी करता है तो इसी मतलब टर्म को उद्योग के अनुशासन संहिता में व्यवस्था दी गई है। भारतीय श्रम नीति के मुख्य अव्यय हैं। भारतीय श्रम नीति के मुख्य अव्यय कौन से हैं? तो ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन डी में चारों आते हैं, 1, 2, 3, 4। अब चारों देखते हैं। तो पहला है, न्याय न दिए जाने पर कर्मकारों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकार, पहला है। दूसरा है, आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवाचन को प्रोत्साहन देना। तीसरा है, उचित मजदूरी मानदंडों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। चौथा है, कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप। ये क्या है? भारतीय श्रम नीति के मुख्य अव्यय हैं। उसके बाद है, भारत में औद्योगिकरण का अर्थ किसके विकास से है? भारत में औद्योगिकरण का अर्थ किसके विकास से है? तो कारखाना पद्धति से। भारत में औद्योगिकरण का अर्थ किससे है? तो कारखाना पद्धति से। किसी भी देश में श्रम विधान आधारित होना चाहिए। किसी भी देश में श्रम विधान जो आधारित होता है वो किस पे आधारित होता है? सामाजिक न्याय और सामाजिक साम्यता। किसी भी देश में श्रम विधान जो आधारित होता है वो किस पे होता है? सामाजिक न्याय और सामाजिक साम्यता। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम पारित किया गया। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1923 में। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1923 में। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 जो पारित हुआ, उसके पारित होने के पूर्व तक किसी कर्मकार को उसके नियोजन के अनुक्रम में प्रतिकार नहीं दिया जाता था। तो अगर कोई जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम जो 1923 जो पारित हुआ, उसके पारित होने के पहले जो कभी भी कोई व्यक्ति का अगर दुर्घटना हो जाए तो उसके पहले उसको प्रतिकर नहीं दिया जाता। इस अधिनियम के पारित होने के बाद कर्मकारों को दुर्घटना में प्रतिकर दिया जाने लगा।
सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित विधियों का उदाहरण क्या है? सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित विधियों का उदाहरण क्या है? तो उपर्युक्त सभी में आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम। क्या क्या है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम। ये किस पे आता है? तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित विधियों का उदाहरण है। सामाजिक सुरक्षा के उपायों का महत्व क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा के उपायों का महत्व है ए और बी। ए में है लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, कर्मकारों को इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने काम और कौशल से अधिक सक्षम हो सकें। पहला है लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दूसरा है कर्मकारों को इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने काम और कौशल से अधिक सक्षम हो सकें। सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय लेबर लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का सृजन किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अब क्वेश्चन है, सार्वदेशिक रूप से स्वीकृत बुनियादी सिद्धांतों और सामाजिक सुरक्षा के सामान्य मानदंडों को स्वीकृति प्रदान करता है। सार्वदेशिक रूप से स्वीकृत बुनियादी सिद्धांतों और सामाजिक सुरक्षा के सामान्य मानदंडों को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन 1952। सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन 1952। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू कब किया गया था? जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 है उसको लागू किया गया था तो 1924 में, यानी कि जब ये आया 23 में उसके एक साल के बाद लागू कर दिया गया, जुलाई 1924 में। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, सारे भारत के सभी राज्यों में अभी ये है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है तो किस पे लागू होता है? तो उद्योगों के कर्मचारियों पर जो ये प्रतिकर अधिनियम है 1923 ये लागू होता है। अब कथन है और कारण है, अब हमें कथन पढ़ना है और कारण पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का उद्देश्य कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति की दिशा में प्रतिकर देना है। कारण है इसका, यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कर्मचारी जीवित बचता है तो प्रतिकर दिया जाता है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रतिकर उसके आश्रितों को मिलता है। तो इसमें दोनों कथन सही है और कथन आर कथन ए की व्याख्या करता है। उसके बाद है आपका कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। पहला है, उसका कारण है अधिनियम एक कर्मचारी को ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतियों से संरक्षण प्रदान करता है जो उसके नियोजन के कारण उसके नियोजन के क्रम में घटित हुई है। तो इसका आंसर है कि डी, ए गलत है और आर सही है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है बल्कि उद्योग के कर्मचारियों पर लागू होता है। सिर्फ जितने उद्योग के कर्मचारी हैं उन जितने भी मतलब उद्योग के कर्मचारी उसमें नियोजित हैं उन कर्मचारियों पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम लागू होता है, ना कि सभी कर्मचारियों पर। ठीक है, तो इसका कथन ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मकारों के नातेदारों में से किसे प्रथम श्रेणी में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है? कर्मकारों के नातेदारों में से किसे प्रथम श्रेणी में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है? तो इसका आंसर है विधवा, अवयस्क, धर्मज या दत्तक पुत्र या पुत्री तथा विधवा माता। कर्मकारों के नातेदारों में से किसे प्रथम श्रेणी में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है? तो विधवा, अवयस्क, धर्मज या दत्तक पुत्र या पुत्री तथा विधवा माता। अब नेक्स्ट चलते हैं, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात तृतीय श्रेणी के आश्रितों में
कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात तृतीय श्रेणी के आश्रितों में सम्मिलित किया जाता है। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात तृतीय श्रेणी के आश्रितों में किसे शामिल किया जाता है? तो आंसर होगा इसका डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी हैं। तो पहला है माता पिता, जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती। दूसरा है अवयस्क भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन यदि वह अवयस्क है। तीसरा है विधवा पुत्र वधू तथा पूर्व मित्र पुत्र की अवयस्क संतान। चौथा है अवयस्क दत्तक पुत्र तथा अविवाहिता दत्तक पुत्री। उसके बाद है कथन और कारण है। दूसरी श्रेणी कथन है इसका। दूसरी श्रेणी में एक ऐसा पुत्र या पुत्री सम्मिलित है जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं किंतु जो कि शिथिलांग हो गए हैं। कारण है इसका, उसे उस कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतया आश्रित भी होना चाहिए। इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायालय ने रक्त संबंध भाई और सहोदर दोनों भाइयों को समान माना है? यानी कि रक्त संबंध भाई और सहोदर भाई दोनों भाइयों को समान माना है। तो ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रक्त संबंध भाई और सहोदर भाई दोनों को समान माना है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 2000 द्वारा कर्मकार की परिभाषा से यह खंड समाप्त कर दिया गया है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 2000 द्वारा कर्मकार की परिभाषा से किस खंड को समाप्त कर दिया गया है? तो आकस्मिक प्रकृति को 2000 के संशोधन द्वारा कर्मकार की परिभाषा से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है कथन और कारण, फिर से है आकस्मिक प्रकृति के नियोजन। कथन है आकस्मिक प्रकृति के नियोजन का अर्थ संयोगवश नियोजन या अनिश्चित समय के लिए नियोजन अथवा अनिश्चित परिस्थितियों में नियोजन। कारण है इसका, यह एक ऐसा नियोजन है जो कि अवसर पर निर्भर करता है। इस संबंध में नियोजन में नियुक्त करने की कोई संविदा नहीं रहती। इसमें भी कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है वो कारण की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण है। कथन है यदि कोई कर्मकार किसी दुर्घटना से हुई क्षति के परिणाम स्वरूप किसी ऐसी शारीरिक खराबी से क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे कि उस कर्मकार को काम करने की शारीरिक क्षमता में तो कमी नहीं आती परंतु वह क्षति उसे पूर्व की अपेक्षा बाजार में नियोजन पर युक्तिसंगत रूप में कुप्रभाव डालती है। कारण है इसका उस समय कर्मकार पूर्ण निःशक्त माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। 13 क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सह संबंध बीमा निधि अधिनियम 1952 को किस वर्ष संशोधन कर परिवार पेंशन निधि के स्थान पर पेंशन निधि किया गया? तो इसका आंसर है 1996। कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबंध बीमा निधि अधिनियम 1952 को किस वर्ष संशोधन कर, यानी इस तीनों निधियों को संशोधन कर परिवार पेंशन निधि के स्थान पर पेंशन निर्धारित किया गया? तो 1996। हमने 30 क्वेश्चन करा दिया गया। ये आपके MCQ प्रैक्टिस है। अब इसके बाद आगे का अगर आपको और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी लेबर लॉ के प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू।